नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चोल साम्राज्य के अंदर जो विविध क्षेत्र थे, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनका मैंने यहाँ पे आपके लिए संकलन किया है। इसलिए ध्यान से देखिएगा। निश्चित रूप से मैं कहता हूं आपको कि इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं रहेगा कि जो चोल साम्राज्य में आपको ना आए। कुछ रह भी जाएगा तो अगली वीडियो में निश्चित रूप से मैं कवर कर दूंगा, लेकिन अधिकांश चीजें इसमें आ जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, थैंक यू। अब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, धन्यवाद। अब अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। जी हाँ, अब चलते अपन पॉइंट की तरफ। पॉइंट अपना चोल वंश, और चोल वंश के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है? सबसे पहली चीज, अंतर्राज्यीय संबंध की हम बात करें। देखिए, हमने कल पढ़ा था कि चोलों ने राष्ट्रकूटों से युद्ध किया और तक्कोलम का युद्ध था। परांतक और कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ था। कृष्ण राष्ट्रकूट था, परांतक चोल था। उस तक्कोलम के युद्ध के बाद यह तय हो गया कि ये दोनों शासक जो थे वो कोई भी कमजोर नहीं था, दोनों मजबूती से लड़ेंगे। ये बात तय हो गई और ये दिखने लग गया। तब ऐसे में गोवा के शासक जयकेश प्रथम, जो कि कदम्ब शासक थे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा सकता है, सीधा इनडायरेक्टली कहीं भी, कि कदम्ब शासन जो था वो कहां पर था। तो कहां बताएंगे आप? गोवा में। अब वहां जयकेश की बात हो न हो, लेकिन सीधा प्रश्न पूछा सकता है गोवा में कौन सा शासन था, तो कदम्ब शासन था। अब बात आती है कि इस कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने किया क्या? इसने यह किया कि इन दोनों के बीच संधि करवा दी, मध्यस्थता करके और संधि करवा दी, और इस प्रकार से दक्षिण भारत में शांति स्थापित हो गई। यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था जो जयकेश प्रथम के द्वारा किया गया। तो यह तो अंतरराष्ट्रीय संबंध था, यह कह सकते हैं अंतरराज्यीय संबंध थे। अगली चीज हम देखें तो वो है सबसे महत्वपूर्ण चीज, चिदंबरम मंदिर। इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या था? निर्माता। इस मंदिर का निर्माता कौन था? तो इस मंदिर का निर्माता था विक्रम चोल। तो विक्रमादित्य ने, या ऐसा अगर विक्रम ने क्या किया, चिदंबरम मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना कि विक्रम ने अंबर को अपने सर पे उठा लिया। कैसे भी जोड़ के इन दोनों को आपस में जोड़िएगा। अब चलते अपन कि इसके लिए धन कहां से आया, पैसा कहां से आया। तो विक्रम चोल जो है उसने अकालग्रस्त जनता, जो गरीब जनता थी, उसके ऊपर राजस्व लगाया और टैक्स लगा करके पैसा इकट्ठा किया और उसके माध्यम से मंदिर का निर्माण करवाया। अब वो जो मंदिर बना उसके प्रति जनता में असंतोष हो गया, क्योंकि पहले तो गरीब जनता, अकाल पड़ा हुआ, उसके बावजूद उस पर क्या लगाया, टैक्स लगाया, राजस्व के रूप में वसूला गया पैसा, और फिर उसे मंदिर में लगाया गया। तो जनता में असंतोष था। अब जैसे ही कुलोत्तुंग द्वितीय गद्दी पर बैठा, उसने जनता को संतुष्ट करने के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण फैसला इसे मानते हुए और ये लिया, और क्या किया कि विक्रम चोल द्वारा बनाई गई इस मंदिर की जो मूर्ति, जो किसकी थी, गोविंदराज यानी विष्णु की जो मूर्ति थी, याद रखिएगा, गोविंदराज की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति थी वो, लेकिन किस नाम से प्रतिष्ठित थी? गोविंदराज के नाम से प्रतिष्ठित थी। उस मूर्ति को उखाड़ करके और समुद्र में फिकवा दिया। किसने फिकवाया? अब दो प्रश्न हो गए ना, कि मंदिर बनवाया किसने और मूर्ति फिकवाई किसने। तो मंदिर तो किसने बनवाया? विक्रम चोल ने। मूर्ति किसने फिकवाई? कुलोत्तुंग ने। ठीक। और अब तीसरी बात कि उसे फिर से समुद्र में से निकाल के कौन लाया? तो जब रामानुजाचार्य आए, जो कि वैष्णव आचार्य थे, तो उन्होंने उसे समुद्र में से फिर से निकलवाया उस मूर्ति को, और निकलवा करके तिरुपति मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित करवा दिया, प्रतिष्ठापित करवा दिया, और उसके बाद में वहां पर उनकी पूजा होने लग गई। इस प्रकार से चिदंबरम मंदिर का एक इतिहास जो था वो चोल साम्राज्य में महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है, और इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। तीन चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। क्या? मंदिर बनवाने वाला, मूर्ति फिकवाने वाला, और पुनः मूर्ति स्थापित करने वाला। तो विक्रम चोल, कुलोत्तुंग और रामानुजाचार्य। अब हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो चोल साम्राज्य का है, वो है चोल प्रशासन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कंसेप्ट है,
यहां जो मैं बताऊंगा वो एक कंसेप्ट होगा, ये समझने की चीज है। अगर ये आपके समझ में आती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको लाभ देगी क्वेश्चन के रूप में, निश्चित रूप से इसमें प्रश्न आएगा। लेकिन अब क्या आएगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि ये चीज क्या है, एक कंसेप्चुअल चीज है, कंसेप्ट के रूप में, एक अवधारणा के रूप में है, जो हमें समझनी पड़ेगी। ये समझ का विषय है। देखिए अब चोल प्रशासन में सबसे पहली चीज साम्राज्य। तो साम्राज्य में ये फैक्ट है, ये याद रखना है, और ये डायरेक्ट आ सकता है आपके लिए, क्या कि चोल साम्राज्य में प्रांत या मंडल कितने थे? तो कितने थे? 6। सीधा प्रश्न। फिर उसका विभाजन किस में था? तो इसका विभाजन हो रखा था कोट्टम, कोट्टम का नाडु में और नाडु का कुर्रम में। फिर अगली चीज कि जो नाडु है उस नाडु का विभाजन किस प्रकार से था? तो उसकी स्थानीय जो सभा होती थी, नाडु की स्थानीय सभा, उसे क्या कहते थे? नाटूर कहते थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण जाति थी, उस जाति का दबदबा हुआ करता था, और वो जाति हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहां पर आएंगे। और वो जाति थी बेल्लाल जाति। कौन जाति थी? बेल्लाल जाति। और क्या दबदबा था उसका? ये एक तो पहली बात तो धनी किसान थे, पैसे वाले किसान, और इनको नाडु के काम, पूरा जो नाडु था ना, उस पर टोटल कंट्रोल किनका रहता था? इन धनी किसान, इन बेल्लाल जाति के लोगों का रहा करता था। और इन लोगों ने 2 प्रमुख उपाधियां धारण की थी। पहली उपाधि मुवेद वेलन की, और दूसरी उरैयार की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? फिर बता देता हूं आपको। बेल्लाल जाति के लोगों ने 2 उपाधियां दी थी, एक मुवेद वेलन की, एक उरैयार की। अच्छा, इनका मतलब क्या था? उरैयार का मतलब था प्रधान, एक प्रमुख व्यक्ति जिसकी उसके समाज में चलती थी, तो वो तो क्या हो गया? प्रधान, उरैयार हो गया। दूसरा मुवेद वेलन, मुवेद वेलन का मतलब था कि अगर वो किसान या वो धनी किसान अगर अपने 3 राजाओं की, यानी उनकी जो पीढ़ियां जो थी, 3 राजा उधर वाले और इधर से 3 पीढ़ी, तो वो उनके साथ मिलकर के सेवा का कार्य किया हो, मतलब ऐसा कोई किसान परिवार जिसने राजा की 3 पीढ़ियों के यहां पर काम किया हो, तो वो क्या कहलाते थे? मुवेद वेलन कहलाते थे। तो ये 2 प्रमुख उपाधियां इनके पास थी, कि इनके पास? बेल्लाल जाति के लोगों के पास। तो ये चोल साम्राज्य में बहुत महत्वपूर्ण और ताकतवर जाति थी। कौन सी? बेल्लाल। अब प्रश्न ये उठता है कि इस नाडु के स्थानीय शासन को जो सभा थी नाटूर, उस नाटूर के अंदर बेल्लाल का प्रभाव था, बेल्लाल जाति का जो प्रभाव था, उसके माध्यम से ही पूरे साम्राज्य को नियंत्रित किया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इनके शासन के बारे में। इनका ये तो साम्राज्य की बात हो गई, अब इनका शासन कैसे चलता था? पूरा जो इनका चोल साम्राज्य था वो चलता कैसे था, कंट्रोल कैसा होता था, किस प्रकार से शासन किया जाता था? तो शासन करने का तरीका देखें तो एक तो केंद्रीय शासन, मतलब ऊपर वाले स्तर पर शासन, दूसरा स्थानीय स्वशासन। तो ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी, और अति महत्वपूर्ण इसलिए है, मैं बताऊं आपको, कि स्थानीय स्वशासन जो है वो चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी। पूरे साम्राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता अगर आपसे पूछी जाए तो वो क्या थी? स्थानीय स्वशासन। अब हम बात करें कि केंद्रीय प्रशासन जो है उसमें 2 प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे। पहला था उच्च अधिकारी और दूसरे निम्न अधिकारी। बेसिक बात है, बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी। लेकिन अब यहां जो बात याद रखने की है वो क्या है? यहां कंफ्यूजन होता है, और निश्चित रूप से कंफ्यूजन गलत ही करवाता है। क्या कंफ्यूजन होता है? देखिए, उच्च अधिकारों को बोलते थे पेरुंद्रम। उस उच्च अधिकारी क्या बोलते थे? पेरुंद्रम। मतलब अब ये बात क्या हुई कि बड़ा अधिकारी तो पेरुम बैठेगा, और इधर निम्न अधिकारियों को शेरुंद्रम। तो नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है कि शेरुंद्रम तो बड़े वाले का होना चाहिए था और पेरुंद्रम नीचे वाले का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको अच्छे से ध्यान रखना। उच्च अधिकारियों को क्या कहते थे? पेरुंद्रम, और निम्न अधिकारियों को शेरुंद्रम कहा जाता था। तो यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि पेरुंद्रम का दूसरा नाम उडनकुट्टम था। पेरुंद्रम का जो दूसरा नाम जो था वो क्या था? उडनकुट्टम। तो ये तो पैरों के साथ ही उड़ते थे, बड़े आदमी थे, तो ऐसे याद रखना आप, उडनकुट्टम। अब बात आती है तो अधिकारियों की हो गई, उच्च स्तरीय अधिकारियों की बात हो गई। लेकिन अब यहां पर बात ये आती है कि जो नीचे के लेवल पर, ग्राम स्तर पर या जो सामाजिक स्तर के ऊपर जो प्रशासन था, मतलब स्थानीय स्वशासन, उसकी स्थिति क्या थी? तो देखिए, एक बात मैंने बता दी आपको कि चोल साम्राज्य के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता स्थानीय स्वशासन ही था। अब बात आती है इसमें कैसे था, क्या ऐसी विशेषताएं थी? तो पहली चीज आती है उर। उर जो है उसका मतलब है सार्वजनिक कार्यों हेतु भूमि का अधिग्रहण करने वाला व्यक्ति।
ये वो व्यक्ति होता था जो जैसे मान लीजिए कुआं बनवाना है, बावड़ी बनवानी है, या कोई बगीचा बनवाना है, या फिर अन्य कोई सार्वजनिक गतिविधि करनी है और उसके लिए जमीन चाहिए, तो उस जमीन को अधिग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? उर कहा जाता था। दूसरी चीज सभा और महासभा, ये क्या चीज थी? तो देखिए सभा और महासभा जैसे एक बात बेसिक बात समझिए कि कहीं ना कहीं समाज है और उस समाज के अंदर जब लोग बैठेंगे, कहीं भी समाज हो सकता है, उस समाज में बैठेंगे तो कोई सभा बनेगी या फिर कोई महासभा बनेगी। ठीक, अब यहां पर दो प्रकार के लोग थे, एक पैसे वाले जिनकी व्यापारियों की सभा हो गई, और एक जो मेहनती थे, अग्रहार थे, ठीक है, जो ब्राह्मण थे, समाज के अन्य लोग बोल सकते हैं जो मेहनत करके खाते थे, उन लोगों की सभा हो गई। तो दो प्रकार की उस समय सभा थी, एक ब्राह्मणों और अग्रहारों की सभा जो अपना मेहनत करके खाते थे, किसान बोल सकते हैं, सामान्य जन बोल सकते हैं, और एक थी प्रमुख रूप से व्यापारियों की सभा। ये कहां होती थी? स्थानीय शासन पर ही हुआ करती थी। तो देखिए ब्राह्मणों और अग्रहारों की जो सभा होती थी उस सभा को बोलते थे महासभा, या फिर सभा भी बोल सकते थे। सभा या महासभा किसको बोलते थे? ब्राह्मणों या अग्रहारों की सभा को सभा या महासभा कहते थे। अगली चीज, इनके जो सदस्य थे उन्हें क्या कहते थे? मतलब इस सभा और महासभा में जो लोग बैठे हैं उन्हें क्या कहते थे? तो उनको कहते थे पेरुमक्कल। पेरुमक्कल, पेरुंद्रम शब्द से निकला हुआ ये, ठीक है, पेरुमक्कल, ठीक है, सदस्य पेरुमक्कल। अब इनमें थोड़ी बहुत अक्कल थी, कहने का मतलब यही है, पेरुमक्कल अक्कल थी, उन लोगों को क्या किस में रखा गया? सभा के अंदर रखा गया। अब बात आती है कि इनका जो, अब सारे तो ऐसा है नहीं कि सारे के सारे सभा में बैठे 100 200 1000 आदमी बैठे और सबके सभी डिसीजन करेंगे। ये तो तय है ना कि 1000 में से कोई 5 या 10 आदमी होंगे जो कि अंतिम निर्णय करेंगे। तो अंतिम निर्णय करने वाले व्यक्तियों की क्या थी? एक समिति, और उस समिति को क्या कहते थे? वरीयम, अर्थात वरीयता प्राप्त लोग, टॉप लोग, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते थे? वरीयम कहा जाता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इन वरीयम के द्वारा ही क्या होता था? सभा का संचालन होता था। नेक्स्ट देखिए तो व्यापारियों की सभा। व्यापारियों की सभा को क्या बोलते थे? नगरम, क्योंकि व्यापारी कहां जाएंगे? नगर में, तो उसे क्या बोलते थे? नगरम। अच्छा, नगर का फिर स्थानीय सभा होती थी, नगर में फिर स्थानीय सभा होगी, उस स्थानीय सभा को बोलते थे नगर तार। ठीक है, नगर का सार बोल सकते हैं, नगर का तार बोल सकते हैं। तो इस प्रकार व्यापारियों का जो जब भी प्रश्न पूछा जाए अगर चोलू में, तो निश्चित रूप से आप क्या बता देंगे? नगर, चाहे वो नगरम हो या फिर स्थानीय सभा नगर तार हो। तो शब्द से समझ में आ रहा है कि व्यापारियों का तो क्या होने वाला है? नगर ही होने वाला है। बस यहां आप थोड़ा ध्यान रख लेना कि सभा और महासभा चोल काल में किसकी हुआ करती थी? ब्राह्मणों और अग्रहारों की हुआ करती थी। यह था इनका शासन, जिसमें केंद्रीय और स्थानीय शासन की हमने चर्चा कर ली। अब यहां पर एक चीज हम समझे कि जो चोल वंश है इसके अंदर लगभग चीजें अपन ने पढ़ी, लेकिन दो क्षेत्र फिर भी रह गए। कौन से? एक रह गया अपना साहित्य का क्षेत्र, और एक रह गई इनकी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के संबंध में। तो इन दोनों चीजों को लेकर के एक वीडियो और मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा, और उसको देखने के लिए अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कल जैसे मैं आपके लिए वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप निश्चित रूप से उसको तैयार करें और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें सफलता प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, अभी तक भी आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।